आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। आज हम डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस देखेंगे और ये भी साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये डिवाइसेस जो है वो किस तरह वर्क करती हैं और किस तरह से जो है इनका जो सारा मैकेनिज्म है वो क्या है, क्या यूज़ है, क्या वर्किंग है और कहाँ कहाँ पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस के स्टार्ट से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इनपुट क्या होती है। तो इनपुट क्या होती है? एनीथिंग दैट एंटर्स इनटू कंप्यूटर। मतलब जो चीज़ आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं या किसी भी किस्म का डाटा जो आप या इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती है। द इनपुट इज इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूजर विद द हेल्प ऑफ एनी इनपुट डिवाइस। जो इनपुट होती है वो क्या होती है कि वो किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई डाटा हो सकता है जो कि यूज़र देता है सिस्टम को, कंप्यूटर को, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सके। और जो जिन डिवाइसेस की मदद से दी जाती है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस की अगर डेफिनेशन देखी जाए, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। मतलब ऐसी डिवाइसेस जो कि यूज़ होती हैं कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकें या डाटा सिस्टम को प्रोवाइड कर सकें, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। Computer can only understand binary code. That's why these input devices takes data or instructions, convert them into the binary code and then store them into the main memory. देखें, एक चीज़ हमें पता है, सब हम इस चीज़ को जानते हैं कि जो एक कंप्यूटर होता है वो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस लेता है, यानी कि वो सिर्फ बाइनरी डाटा पे काम कर सकता है। लेकिन जो हम डाटा सिस्टम को देना चाह रहे हैं या जिस डाटा पे हम सिस्टम के साथ वर्किंग करना चाह रहे हैं वो डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में नहीं होता। मसलन आप कंप्यूटर को जो माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं डबल क्लिक करके, वो बेसिकली आपने क्लिक किया है, आपने कोई बाइनरी इनपुट नहीं दी। आप जो है वो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये जो आवाज़ है ये एक जो आप कह लें कि एनालॉग सिग्नल, जो वॉइस होती है ये एनालॉग सिग्नल होता है, ये डिजिटल या बाइनरी वैल्यू नहीं होती। अब ये जो बाइनरी वैल्यू ये आप तक जो डाटा पहुंच रहा है वो बाइनरी जो कन्वर्जन है उसके बाद पहुंच रहा है। तो कंप्यूटर क्या, ये जो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं ये क्या करती हैं कि ये जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं इनका मतलब सबसे जो आप कह लें कि प्लस पॉइंट ये है कि किसी भी किस्म का डाटा जो हम इसे देते हैं वो हम देते हैं ह्यूमन फॉर्मेट में, मतलब जो कि हमारी अपने फॉर्मेट का होता है। मतलब अगर कोई टेक्स्ट है तो ऐसे रिटन फॉर्म में होगी, अगर कोई ऑडियो है तो वो आवाज़ जो है वो बोल के, जैसे हम ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो डाटा लेती हैं, उनको बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करती हैं और बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो इनको जो है वो मेन मेमोरी तक पहुंचाती हैं। मेन मेमोरी का मतलब रैम। रैम जो है वहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन चली जाती हैं तो कंप्यूटर उनको वहाँ से इजीली प्रोसेस कर सकता है। अब हम देखेंगे सम ऑफ द मेनली यूज इनपुट डिवाइसेस के जो मोस्टली या मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं वो अभी हम देखेंगे कि वो क्या होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड मोस्टली आप इससे फेमिलियर हैं कि कीबोर्ड जो है ऐसा डाटा जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, वो जब हमने सिस्टम को, कंप्यूटर को उस तरह का कम्युनिकेट करना होता है तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें आप ये देखें, आपने देखा होगा कीबोर्ड, अगर आप इस वक्त ये लेक्चर लैपटॉप से सुन रहे हैं या कंप्यूटर पे ये जो लेक्चर ले रहे हैं तो आपके सामने एक कीबोर्ड होगा और उस कीबोर्ड पे आपको डिफरेंट किस्म की कीज नजर आ रही होंगी। अच्छा, एक चीज आपने और याद रखनी है कि कीज और ये जो बटन्स हैं इनमें फर्क है। एक होता है बटन, एक होता है की। की का मतलब है वो वैल्यू जो एक बटन को प्रेस करने से जो है वो हम सिस्टम को दे सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड देखें तो वहां पे एक जो बटन होता है उसके ऊपर कई जगह पे दो दो वैल्यूज भी लिखी हुई हैं।
अगर आप ये नंबर्स वाला देखें तो इसमें 1 भी लिखा हुआ है, 1 के ऊपर एक सिंबल भी है, 2 के साथ भी सिंबल है, 3 के साथ, 4 के साथ। तो ये जो डबल ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, इसका मतलब है ये जो 2 है और 2 के साथ ये एट द रेट साइन होता है जो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बटन है इसके ऊपर 2 कीज हैं। ठीक है, ये आपने एक चीज याद रखनी है कि ये कीज का मतलब ये होता है, और यही वजह है कि आम तौर पे जो एक कीबोर्ड होता है उसके ऊपर मोर देन 100 कीज, आम तौर पे जो हम यूज करते हैं इसमें 101, 102, 103 कीज होती हैं। लेकिन कुछ कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें मल्टीमीडिया फंक्शंस भी होते हैं। मल्टीमीडिया फंक्शंस का क्या मतलब है, जैसे आप ये कीबोर्ड देखें तो इसके ऊपर ना कुछ ऐसे बटन्स हैं जो शॉर्टकट के तौर पे यूज होते हैं, कुछ जूम वगैरह करने के लिए, कुछ ऑडियो वीडियो इस तरह की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए, कोई कॉपी पेस्ट करने के लिए कुछ बटन ऐसे होते हैं जिनको आप प्रेस करें तो डायरेक्ट माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। तो आम तौर पे जो कीज होती हैं वो 101 से लेके आप कह सकते हैं कि वो 124 तक कीज होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा जनरली हम इसको डिस्कस करें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है वो मोर देन 100 कीज होती हैं। मोर देन 100 कहेंगे तो आप सारे कीबोर्ड्स को जो है वो कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि 105 होंगी, 110 होंगी। हो सकता है मेरे पास इसका जो कीबोर्ड सामने पड़ा हुआ है उसके ऊपर 122 हैं, आपके पास जो हो वो 107 हैं, किसी के पास 124 हैं। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की जो है वो हो सकती हैं। फिर इसके बाद आप एक और चीज देखें कि जो कीबोर्ड होता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट, मतलब ये कि जो ये कीज हैं, ये अल्फाबेट्स जो हैं ये एक सीक्वेंस से नहीं होते, एक तरतीब से नहीं होते। और हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं, जो कि मोस्टली यूज होता है वो होता है क्वर्टी। अब इसमें इसकी नंबर ऑफ कीज की भी बात हो गई, इसके फॉर्मेट की भी बात हो गई। नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसकी जो इसमें जो कीज आपको नजर आती हैं, ये जो कीज होती हैं उनकी कुछ टाइप्स हैं। अब वो जो टाइप्स हैं वो उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले इसमें अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेटिक कीज उन्हें कहा जाता है। अब जो अल्फाबेटिक कीज हैं वो कौन सी होती हैं, जो आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, ए बी सी ए टू जी, जो सारे आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिक कीज होती हैं। न्यूमेरिक कीज ये आपको ऊपर नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 9 के बाद 0, ये आपकी न्यूमेरिक कीज हैं। अच्छा, ये आपने याद रखना है, ये जो राइट साइड पे आपको इस तरह से नजर आ रहा है, ये इसे न्यूमेरिक पैड कहा जाता है या नम पैड कहा जाता है। न्यूमेरिक पैड या नम पैड जो है ये एडिशनल इसमें जो है कीज ऐड की गई होती है, की गई हैं सिर्फ इसलिए कि आप जब अकाउंट्स का या नंबर रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है वो आसानी हो और टाइपिंग में आपको ईजीनेस फील हो। फिर जी इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स होती हैं। मैथमेटिकल सिंबल्स अगर आप देखें तो ये ऊपर आपको जहाँ पे 1 2 3 4 नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपको कुछ डिफरेंट सिंबल्स नजर आ रही हैं। ठीक, ये जो सिंबल्स हैं इसमें एंड ऑपरेटर है, इसमें स्टेरिक है, ब्रैकेट्स हैं, अंडरस्कोर, डैशेस, परसेंटेज, इस तरह के डिफरेंट जो साइंस हैं वो आपको इसमें नजर आ रहे हैं। फिर मैथमेटिकल कीज के बाद पंक्चुएशन कीज हैं। पंक्चुएशन कीज आपको इस प्लेस पे जो है वो नजर आएंगी। ये जो पंक्चुएशन कीज हैं ये यूज जैसे डॉट है, कॉलन है, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी पंक्चुएशन कीज में आती हैं। उसके बाद है कर्सर मूवमेंट कीज। कर्सर मूवमेंट कीज, ये जो कर्सर होता है, जो जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो एक डैश ब्लिंक, एक बार जो है वो ब्लिंक कर रही होती है, वो जो डैश या बार ब्लिंक कर रही होती है उसे कर्सर कहते हैं। अब उस कर्सर को ड्यूरिंग टाइपिंग जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं इन एरोज की, एरो कीज की मदद से। 4 कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, आप अपने जरूरत के मुताबिक इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर कुछ कीज हैं जिन्हें एडिटिंग कीज कहा जाता है।
एडिटिंग कीज का मतलब ये कि जिनकी मदद से आप किसी किस्म की एडिटिंग प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई ये डॉक्यूमेंट आप एडिट कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजिंग, कोई एडिटिंग अगर आपने करनी है तो वो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेंशन है एंटर न्यू लाइन में जाने के लिए होता है, रिटर्न का बटन है, एस्केप का, कंट्रोल का, आल्ट, कंट्रोल एंड आल्ट को कंबाइन भी आप यूज करते हैं, ये कंट्रोल का बटन है, CTRL, और आल्ट का बटन है, ये दरमियान में जो आपको एक नजर आ रहा है इसे विंडोज का बटन कहा जाता है। ये डिफरेंट बटन्स हैं जिनकी फंक्शनैलिटी ये है कि ये डिफरेंट किस्म की वर्किंग में आपको हेल्पफुल होते हैं। जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल को आप इन कीज के साथ इन कम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट किस्म की वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं और आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सारी टेक्स्ट जो है वो क्लियर जो है ना सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपका ये जो इस बार ये जो इसकी शॉर्टकट कीज हैं, इसके ऊपर हम एक लेक्चर रखेंगे जिसमें मैं आपको सारी शॉर्टकट कीज जो हैं जो कि कीबोर्ड की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये यूज हो रही होती हैं, या किसी भी डॉक्यूमेंट वर्किंग में, चाहे आप एक्सेल पे हैं या पावर पॉइंट पे हैं, आप उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है तो उसको उस फाइल में जो है वो कॉपी के मेन्यू में या ऑप्शन से करें, उससे बेहतर है कि आप जस्ट कंट्रोल सी प्रेस करें आपका। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बार बार अपने कीबोर्ड से हाथ जो है वो नहीं हटाना पड़ेंगे। आपको माउस पकड़ के तो उसको कॉपी की ऑप्शन पे नहीं लेके जाना पड़ेगा, बल्कि आप यहीं से कंट्रोल सी से उसको कर लेंगे। मतलब जितने पॉसिबल वेज में आप डॉक्यूमेंट को यूजिंग कीबोर्ड हैंडल कर सकते हैं वो इसमें हम देखेंगे। वो हम एक इंशाल्लाह जो है वो एक इसकी अलग से क्लास मैनेज करेंगे। फिर इसके बाद है जी एडिटिंग कीज के बाद फंक्शन कीज हैं, ये आपको टॉप पे नजर आती हैं F1 से लेकर F12 तक। अब F1 से F12 तक जो कीज हैं इनको फंक्शन कीज कहते हैं। इनकी एक स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है हर की मसलन जैसे F1 है, अगर आप F1 को प्रेस करेंगे तो जिस भी मेन्यू में या जिस भी विंडो में या इस वक्त या जो भी आपने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, आप F1 प्रेस करेंगे, आप उसके हेल्प मेन्यू में चले जाएंगे। आप F2 के साथ किसी भी चीज़ को रीनेम कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को न्यू फाइल के तौर पे सेव करना है, F10 प्रेस करें। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपको वेब ब्राउज़र को अगर बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वो ऊपर एक रिफ्रेश का आइकॉन होता है वहां से कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि आप F5 प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो फंक्शन कीज जो है वो यूज होती हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल पर्पस कीज हैं। स्पेशल पर्पस कीज जो है वो इनके ये यहाँ पे आपको नजर आएंगी। ये इनकी डिफरेंट हर एक का ना एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, इनके क्या वर्किंग है? होम जो है, होम का मतलब ये है कि इसको मैं अगर आपको अभी एक्सप्लेन करूं कि अगर आपका कर्सर अज्यूम करें यहाँ पे, जहाँ पे आपको भी रेड ये डॉट नजर आ रहा है यहाँ पे है, और आप चाहते हैं कि ये कर्सर जो है स्टार्ट में चला जाए, लाइन के स्टार्ट में चला जाए, तो एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे ये जो आपका एरो कीज है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इन एरो कीज को लेफ्ट वाली को प्रेस करते जाएं, ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके एक एक स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन चूंकि कीबोर्ड पे जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग हमेशा हमने इफेक्टिव वे में करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से होम का बटन प्रेस करेंगे। आपका कर्सर लाइन में कहीं पे भी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, आपने होम प्रेस किया, ये उस लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। सेम एंड का काम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या है, आपका कर्सर यहाँ पे है, आप इसे एंड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे जो एरो की है राइट वाली उसके साथ एक एक स्टेप करके इसे मूव करें, आप एंड का बटन प्रेस करें, की प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली जो है वो एंड ऑफ द लाइन मूव हो जाएगा। इसी तरह आपकी डॉक्यूमेंट फाइल जो है उसमें एक से ज़्यादा पेजेस हैं, तो आप एक से ज़्यादा पेजेस के दरमियान स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार के साथ या ये अप एंड डाउन वाली की के साथ मूव करते हैं।
और अगर आपने जल्दी स्पीडली मूव करना है तो उसके लिए पेज अप एंड पेज डाउन, पेज अप से ऊपर, पेज अप डाउन से नीचे वाले पेज पे आप मूव कर जाते हैं। इसी तरह से डिलीट और इंसर्ट, इंसर्ट और डिलीट की भी एक स्पेशल फंक्शनैलिटी है। डिलीट का क्या मतलब है, एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, आपको अगर पता है या नहीं, कि अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, ये देखें इस वक्त ई और सी के दरमियान में है, आपके कीबोर्ड पे एक बैक स्पेस का बटन होता है, एक डिलीट का बटन होता है। ये बैक स्पेस का बटन इस जगह पे है और डिलीट का बटन इस जगह पे होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, बैक स्पेस और डिलीट में फ़र्क क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपका कर्सर इस वक्त यहाँ पे है, जो कि ई और सी के दरमियान में मौजूद है, तो क्या होगा कि ई और सी के दरमियान में मौजूद है, तो जब आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका जो चीज़ डिलीट होगी, यहाँ से ये रिमूव होगी, वो ई होगा जो इस डॉट के लेफ्ट पे है। और जब आप ये डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है उसके राइट साइड पे जो करैक्टर होगा, जैसे इस वक्त सी है तो सी रिमूव होगा। आपने याद रखना है कि बैक स्पेस हमेशा कर्सर की लेफ्ट साइड पे डिलीशन करता है और जो ये डिलीट है ये राइट साइड पे जो है वो इसको रिमूव करता है। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है। इसी तरह से है इंसर्ट, इंसर्ट का बटन का क्यों यूज़ होता है, यहाँ पे इंसर्ट का बटन होता है इस लोकेशन पे जहाँ पे अभी आपको ये डॉट नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कोई कोई आपके पास टेक्स्ट है और उसे आप इरेज करके, रिमूव करके, तो उसके जगह कुछ और लिखना चाह रहे हैं, तो उसका क्या होता है कि पहले आप उसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप जो है उसको डिलीट करें। लेकिन एक और तरीका क्या है कि आप अगर यहाँ पे आपका कर्सर है, जैसे ये आर्ट के शुरू में मैंने लिखा हुआ है, ये रखा हुआ है इसको, तो जब यहाँ पे आपका कर्सर होगा तो आप इंसर्ट प्रेस करने के बाद कोई भी चीज़ जो है वो टाइप करेंगे तो वो क्या होगा कि साथ साथ इसको रिमूव करता जाएगा। मतलब जिसे हम कहते हैं सिंपल वर्डिंग में कि ये उसको ओवरराइट करता जाएगा। ये ओवरराइटिंग के लिए जो है वो यूज़ होता है। एक तो ये है कि जब वैसे अगर आप इधर कर्सर रख के, जैसे ये टू परफॉर्म लिखा हुआ है और मैं इधर आपका कर्सर रखूं और कर्सर रखने के बाद मैं कुछ टाइप करूं, तो ये जो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लिखा हुआ है ये आगे मूव कर देगा, न्यू यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन जब आप इंसर्ट प्रेस करेंगे तो ये इसको ओवरराइट कर देगा। मतलब कि ये जो चीज़ जब आप नया टेक्स्ट लिखते हैं तो आगे मूव कर जाती है, वो आगे नहीं मूव करेगी। जितना आप लिखेंगे वो उतने अल्फ़ाबेट इसके ऊपर जो है वो ओवरराइट कर देगी। तो ये कीबोर्ड की बेसिक फंक्शनैलिटी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, दैट इज माउस। माउस जो है सब लोगों ने यूज़ किया हुआ है। माउस एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिससे हम अपने कंप्यूटर को उसका जो कर्सर होता है स्क्रीन पे, जिसे कुछ लोग एरो भी कहते हैं, जैसे ये डॉट है जो इस वक्त मूव कर रहा है, इसको माउस की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है। तो माउस जो है बेसिकली इसे कहा जाता है कि ये कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस भी कहा जाता है। एक जो माउस है इसके दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक। जब आप एक माउस पकड़ते हैं तो दो फिंगर्स आप रखते हैं, एक लेफ्ट क्लिक का बटन होता है, एक राइट क्लिक का बटन होता है, और दरमियान में होता है जो कि स्क्रोलर कहलाता है। अब ये जो एक माउस है इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, जब आप किसी चीज़ पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आप उस चीज़ को किसी आइकॉन पे, किसी फाइल पे आपने लेफ्ट क्लिक किया है तो दैट मीन कि आप उसको, उस फाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप किसी फाइल पे या आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है आप उसे ओपन करना चाह रहे हैं। और अगर आप किसी चीज़ पे राइट क्लिक करें तो उसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब किसी चीज़ पे राइट क्लिक करें तो एक लिस्ट सी ओपन होती है, उस लिस्ट को हम कहते हैं मेन्यू बार। मतलब कि उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब आप राइट क्लिक करें तो जैसे अभी ये स्क्रीन पे मैंने राइट क्लिक किया है तो एक इसकी जो है वो ये मेन्यू बार ओपन हो गया। जितनी पॉसिबल ऑप्शन हैं हमारे पास वो सारी की सारी जो हैं वो
यहाँ पे शो होना शुरू हो गई हैं। तो ये इस तरह से राइट क्लिक काम करता है। और फाइनल जो इसका पार्ट है दैट इज़ व्हील, जो कि दरमियान में आपको नज़र आता है, इसको स्क्रोलर कहा जाता है या ये स्क्रोलर होता है और स्क्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। अब स्क्रोलिंग क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अप एंड डाउन मूव करने के लिए, जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो उसका पेज बड़ा जो है वो लेंथी होता है। तो उसके अंदर जब आपने मूव करना होता है तो आप अपने ये माउस का व्हील जो है, स्क्रोलर जो होता है, उसको मूव करते हैं अप एंड डाउन, और आप अपने उस वेब पेज के अंदर जो है वो स्क्रोल कर सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है नेक्स्ट माउस। माउस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है दैट इज स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है और ये ऐसे ही काम करती है जैसे कि एक फोटोकॉपी मशीन है। आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, उसमें क्या होता है, इसी तरह की एक मशीन होती है, उसके ऊपर एक पेपर रखा जाता है जिसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, और नीचे आप एक पेपर उसके अंदर रखते हैं जिसके ऊपर वो प्रिंट होके बाहर निकलना होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो स्कैनर है हमारा, डिजिटल स्कैनर, इसने वैसे ही स्कैन करना है जिस तरह से कि एक आम स्कैनर जो है वो स्कैन करते, ये आम फोटोकॉपी मशीन जो है वो स्कैन करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो स्कैनिंग के बाद जो प्रिंट निकलता है उसको एक पेपर पे ट्रांसफ़र करती है, एक पेज पे ट्रांसफ़र करती है। लेकिन ये जो स्कैनर होता है, स्कैनर जो है वो आपका स्कैन किया हुआ डाटा, वो चाहे कोई पिक्चर है, कोई आपका टेक्स्ट है या कोई आपका रिज़ल्ट कार्ड है, जो भी चीज़ होगी, ये उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेगा कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर के अंदर वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है, आप उस स्कैन की हुई डॉक्यूमेंट को या फाइल को एडिट करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं या किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अब वैसे स्कैनर्स का ट्रेंड जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसकी वजह ये है कि अब चूँकि मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, अब कोई भी हमने चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करनी हो, कोई चाहे वो कोई रिज़ल्ट कार्ड है आपका, कोई टेक्स्ट की फ़ॉर्म में डाटा है, पिक्चर्स हैं, तो वो हम उसको जस्ट एक कैमरे के साथ, एक क्लिक के साथ जो है वो उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है इनपुट डिवाइस की दैट इज़ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी सब लोग इससे फ़ैमिलियर हैं कि ये क्या होता है। ये एक सिंपल कैमरा है जो तस्वीरें लेता है, ये वीडियोज़ भी कैप्चर करता है और सिंपल स्टिल फ़ोटोज़ भी लेता है। लेकिन इसे डिजिटल कैमरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो तस्वीरें ली गई होती हैं, ये जो मूवी कैप्चर होती है, वो डिजिटल फ़ॉर्म में होती है। डिजिटल फ़ॉर्म का मतलब क्या है कि आप उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि डिजिटल कैमरास जो हैं वो आपको साथ-साथ प्रीव्यू भी देते हैं, और जो डिजिटल कैमरास होते हैं उनको आप सिंपल एक केबल लगा के, जो उसके साथ आती है डाटा केबल, लगा के उन पिक्चर्स को या मूवीज़ को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब आप उसे अपने कंप्यूटर में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं, आपको किसी किस्म की कन्वर्जन्स या सेटिंग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपका डाटा रेडी टू यूज़ होता है। आपने जस्ट उसको कॉपी करना है अपने कंप्यूटर में, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई वीडियो है या ऑडियो है। और एक केबल के ज़रिए आप कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अगर उसके अंदर मेमोरी कार्ड है तो मेमोरी कार्ड को आप यूएसबी कार्ड रीडर के ज़रिए जो है वो हम कर सकते हैं ट्रांसफ़र। डिजिटल कैमरा के बाद नेक्स्ट है जी लाइट पेन। लाइट पेन ऐसे ही एक डिवाइस है, जैसे जो टच स्क्रीन वाला काम होता है। आप टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि जिस आइकॉन पे, मेन्यू पे आप टच करते हैं, वो मेन्यू आइकॉन जो है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें क्या होता था कि इसमें एक पेन नुमा एक डिवाइस होती थी, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये डिवाइस होती थी, इसमें क्या होता था कि ये जिस
मेन्यू को, आइकन को या फाइल को हम ओपन करना चाहते थे, इसको उसके ऊपर रख के, इसके ऊपर एक बटन होता था, उसको क्लिक करते थे, तो इसकी ये जो वायर पीछे आपको नज़र आ रही है, ये सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती थी। तो ये जो जिस इसके अंदर आगे ना फ्रंट पे यहाँ पे मेंशन भी है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते थे। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो लाइट की प्रेजेंस को जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो क्या होता था कि जैसे ही किसी आइकन के ऊपर रख के तो इसको क्लिक किया जाता था, तो उसका जो इमेज है या उसकी जो वो जहाँ पे आपने रखा है वो डाटा ट्रांसफर होता था इधर से सीपीयू के अंदर, और सीपीयू को पता चल जाता था कि किस पॉइंट पे रख के क्लिक हुआ है और वो फाइल ओपन हो जाती थी। ये समझ लें कि ये ऐसे ही है जैसे एक टच स्क्रीन वाला काम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। तो इसको लाइट पेन कहा जाता था। अब ये चीज़ जो है वो यूज़ नहीं होती। अब जो स्क्रीन्स आई हैं, जो इंटरेक्टिव स्क्रीन्स हैं या टच स्क्रीन्स हैं, वो आप डायरेक्टली उसके ऊपर फिंगर से टच करते हैं तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स देती है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है बेसिकली इनपुट डिवाइस है और ये कंट्रोल करती है कर्सर को या ऑब्जेक्ट्स को जो स्क्रीन पे होते हैं। आमतौर पे गेमिंग के लिए यूज़ होती है। इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। एक ये शेप नज़र आ रही है। कुछ शेप्स ऐसी होती हैं कि जिसमें दोनों हाथों से इसको ऑपरेट करना पड़ता है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि वैसे अगर आप माउस के साथ इसको कंट्रोल करें कर्सर को, तो इसकी मूवमेंट को मैनेज करना जो है वो ईज़ी नहीं होता। लेकिन जो ये जॉयस्टिक है, इसके साथ जब आप कर्सर को कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल जो है वो बड़ा स्मूथली वर्क करता है। यही वजह है कि गेमिंग के साथ साथ अब जॉयस्टिक को ये डिज़ाइनिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो यूज़ करना शुरू किया जा चुका है। कि मतलब अब जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी होती है या कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाना होता है, तो उसके लिए भी ये जॉयस्टिक यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके साथ जब कर्सर को कंट्रोल किया जाता है या मूव किया जाता है तो वो बड़ा स्मूथ तरीके से मूव होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस जो है क्यों कहा जाता है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, हर वो चीज़ जो ये कर्सर को कंट्रोल करती है उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, चाहे वो माउस है, चाहे वो आपकी जॉयस्टिक है, चाहे वो आपका ये ट्रैक बॉल है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाएंगी। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन इस सेंस में पूछा जाए कि दो पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम लिखें, तो वो जो दो पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम हैं तो वो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस, लेकिन उनके अंदर कैटेगरीज हैं कि ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो कि आपके इस पॉइंटर को या कर्सर को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो पॉइंटिंग डिवाइस है, ये जो ट्रैक बॉल है, ये ऐसे ही होता है जैसे एक माउस है, और ये एक साइड पे जो है ना, इसको आपने या जैसे समझ लें कि उल्टा किया हुआ है। ये जो माउस हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा उसके नीचे लाइट होती है। ये आजकल जो माउस यूज़ होते हैं ये ऑप्टिकल माउस हैं, जो पहले ज़माने में या इससे पहले जो है, आज से 8, 10, 15 साल पहले माउस यूज़ होते थे, उनके नीचे एक बॉल होता था। अभी उनके नीचे लाइट होती है। अभी लाइट की मूवमेंट के साथ जो है वो कर्सर कंट्रोल किया जाता है या पॉइंटर्स ये मूव करते हैं, तो तब ये जो होता था बॉल, उसकी मूवमेंट होती थी तो होता था। अब ये जो ट्रैक बॉल है, इसमें क्या होता है कि आपका सेम इसकी शेप ऐसे ही है जैसे माउस होता है, लेकिन इसका जो ये बॉल है लेफ्ट साइड पे होता है, जो आपके ना यूजुअली थंब के नीचे आता है। जब आप माउस को पकड़ते हैं तो ये आपके थंब के नीचे आता है। आप इसको अपनी फिंगर से, थंब से मूव करें, जिस तरफ को आप इसको रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, यहाँ पे आपका कर्सर उसके अकॉर्डिंग जो है वो मूव करेगा। बाकी इसके ऊपर दो बटन उसी तरह से लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होते हैं, और सेंटर में स्क्रोलर भी उसी तरह से होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो ट्रैक बॉल है, ये जहाँ पे आपने रखा है, इसको वहीं पे रख के आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है माउस जब आप यूज़ करते हैं तो माउस को आप अगर कर्सर को मूव करना है
तो जितना आपने इस कर्सर को ऐसे मूव करना है उतना साथ आपको माउस को भी मूव करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है इसको मूव नहीं करना पड़ेगा, आपने सिर्फ फिंगर से इसको घुमाना है। जितना जोर से या जितनी आगे पीछे इसको घुमाएंगे उतना ही आपका कर्सर मूव करेगा। इसका एडवांटेज ही ये है कि इसको आमतौर पे हम वहाँ पे रख के भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास जो माउस रखने वाली सरफेस अवेलेबल नहीं होती। आपको पता है जब आप माउस यूज़ करते हैं तो माउस के नीचे हम बड़ी एक प्रॉपर हमें या कोई माउस पैड रखना पड़ता है, या वो जो सरफेस है वो बड़ी बैलेंस होनी चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करता। लेकिन इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे माउस रखने की या स्पेस नहीं होती या माउस रखना पॉसिबल नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं आउटडोर आपने वर्किंग करनी होती है, आप किसी जैसे यूनिवर्सिटी ग्राउंड में बैठ के काम कर रहे हैं, अब लॉन में वहाँ पे घास है, उसके ऊपर आपका माउस वर्क नहीं करेगा अगर आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन आप अगर ये कनेक्ट करते हैं तो इसको तो आप कहीं पे भी रखें, इसे चाहे हवा में पकड़ लें हाथ में और फिंगर के साथ इसको मूव करते जाएं, आपका कर्सर जो है वो मूव करता रहेगा। अच्छा, सेकंड लास्ट हमारे पास जो है वो है टच पैड। टच पैड जो है ये लैपटॉप्स में यूज होता है। ये एक टच सेंसिटिव डिवाइस होती है। इसके ऊपर आप फिंगर रख के जिस तरफ को अपनी फिंगर स्लाइड करेंगे, मूव करेंगे, आपका कर्सर उसके मुताबिक जो है वो मूव करता है। और इसके उसी तरह से इसके साथ दो बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है। लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का वही काम है कि जो एक माउस के अंदर लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का काम होता है। तो एक और इसका एडवांटेज ये होता है अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं टच पैड, कि अगर आप टच पैड के ऊपर सिंगल टैप करें एक दफ़ा तो ये सिंगल क्लिक का काम करता है, लेफ्ट क्लिक का। और अगर आप इसके ऊपर 2 दफ़ा टैप करें फिंगर से तो ये डबल क्लिक का काम भी करता है। इसके अलावा और भी इसके शॉर्टकट्स होते हैं। आप 2 फिंगर्स जो हैं इकट्ठी रख के इसके ऊपर टच पैड के ऊपर अप एंड डाउन मूव करें तो आप वो काम जो स्क्रोलर से कर सकते हैं वो इसके साथ कर सकते हैं। और अब जो लेटेस्ट लैपटॉप्स आ रहे हैं, विंडोज आ रही हैं, उसमें एक शॉर्टकट ये भी है कि अगर आप 3 फिंगर्स इकट्ठी रख के टच पैड के ऊपर तो उसको ऐसे नीचे को स्लाइड करें, आपकी सारी विंडोज जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। मतलब किसी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। और आखिरी हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है दैट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन या माइक जो है ये कंप्यूटर सिस्टम में जब हमने ऐसी इनपुट देनी हो जो वॉइस की फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्मेट में है, तो हम माइक यूज करते हैं। माइक क्या करता है कि हमारी वॉइस को, ऑडियो को ये कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद जो है वो उस डाटा को, उस वॉइस को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स में या बाइनरी फॉर्म में, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। और हमारी आवाज़ जो है वो सिस्टम के पास पहुंच जाती है, सिस्टम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ आप तक सिस्टम प्रोसेस करके भेज रहा है। तो आवाज़ पहले कन्वर्ट होती है डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आपकी डिवाइसेस तक पहुंचता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है आपका या कंप्यूटर लैपटॉप है। तो वह जब आपके पास पहुंचता है वहाँ पे भी डिजिटल फॉर्म में पहुंचा है, वह तब आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो आपके इस बाइनरी डाटा को, जो कि मेरी आवाज़ आप तक इस तरह से पहुंची है, उसको फिर दोबारा से कन्वर्ट करता है ह्यूमन फॉर्मेट में, जो कि आवाज़ का फॉर्मेट है। और फिर आवाज़ हमें स्पीकर्स पे सुनाई देती है। स्पीकर्स जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हमने डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस की थी। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो माउस है और इसके अलावा जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, ये सारे जो हैं ये हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जो कि पॉइंटिंग मतलब के पॉइंटर को या कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।